नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री और यूपी ट्रिपल एस सी से जो प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी से जो भी परीक्षाएं हुई हैं और उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं वही प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, इससे पहले क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाली रसायन वीडियो में देख चुके हैं, रसायन विज्ञान के। और ये जो आगे है क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया था। इसमें था निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस से मिलेंगे, और ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर समझ के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो तो पूछे जाएंगे। अब देखिए, आप कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हाइबर प्रोसेस बार बार पूछा गया है, तो हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। तो हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है अमोनिया का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे चलेंगे। ये देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 2018 का एक क्वेश्चन था। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको इन सब क्वेश्चन को देखने से ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर एग्जामिनर का दिमाग कहाँ कहाँ डोल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी का। हाइबर विधि अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है। हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन से, और आयरन की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण होता है, NH3। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है। पूछ लिया, अच्छा प्रश्न बताइए। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है। तो देखिए, एक सूत्र होता है मोल की संख्या। मोल की संख्या तत्व का भार तत्व का अणुभार, तत्व का भार बटा में अणुभार। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर कितना ग्राम दिया है, 51 ग्राम। तत्व का भार कितना हो जाएगा, 51 ग्राम हो जाएगा। और अमोनिया का अणु भार जो होता है ये 17 होता है। तो 17 तिया 51, 3 मोल हो जाएगा। अब 51 तो दिया है, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि 17 कहाँ से आया। तो आप जानते हैं कि अमोनिया का फार्मूला जो होता है NH3 होता है, और इसमें नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 14, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 14 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ से आया, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ दिया है मोल की संख्या बराबर तत्व का भार। तत्व का भार 51 दिया था, और तत्व का अणु भार, एक अणु का भार कितना आ रहा था अमोनिया का, देखिए यह निकाला हुआ है 17, 17 3 51 हो जा रहा था। तो अमोनिया का अणु भार 14, और ये 3 हाइड्रोजन, 14 3 17 हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बताइए। तो ये तो देखिए आसान क्वेश्चन है। गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही इसका निश्चित आकार होता है। गैस को
इतने बड़े बर्तन में भी रखा जा सकता है सेम गैस को, और इतने में भी रखा जा सकता है, और ऐसा कोई बर्तन उसमें भी रखा जा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही इनका निश्चित आकार होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। छोटे में रखेंगे तो इसमें भी आ जाएगी, ज़्यादा प्रेस करके इतने बड़े में भी आ जाएगी, और ऐसे बर्तन में भी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गैसों का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही इनका आकार निश्चित होता है। ये जिस पात्र या बर्तन में रखी जाती हैं उसी के आयतन और आकार के अनुरूप इनके अणु पूरे बर्तन में विस्तारित हो जाते हैं। उसी के आयतन और आकार में के अनुरूप इनके अणु पूरे बर्तन में विस्तारित हो जाते हैं। चलिए आगे चलेंगे। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो दोस्तों बताइए, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ये बहुत चर्चित प्रश्न है। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। संचायक बैटरी, जिसको सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं, जिन्हें सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग में लाया जाता है, ये एनोड लेड की बनी होती हैं तथा इसमें कैथोड लेड से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है। 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। कैथोड एनोड एवं एनोड अभिक्रियाओं को मिलाकर समग्र सेल अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। इसको तो एनोड और कैथोड। चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अब हम लोग को पूरा इसमें रिसर्च नहीं करना है। विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो विट्रियाल का तेल जो कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को ही, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। इसमें कार्बन नहीं, इसलिए इसको अकार्बनिक कहा जा रहा है। इसे विट्रियाल के तेल के नाम से भी जाना जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ होता है। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, जो जल में हर परिमाण में विलेय है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा अनेक रासायनिक उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? बताइए, सर्वाधिक ज्वलनशील कौन सा है बताइए। तो वही जो आप अपने गाड़ी में भराते हैं मोटरसाइकिल में। मोटरसाइकिल तो डीजल पर चलती नहीं है, सबकी मोटरसाइकिल पेट्रोल पर ही चलती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो दिए हुए विकल्प के अनुसार सर्वाधिक ज्वलनशील जो है पेट्रोल है। देखते रहिए कौन से परीक्षा में पूछा गया है। एक फ्रिज में शीतलक है। फ्रिज में शीतलक जो होता है फ्रियान होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रियान फ्रिज में शीतलक का कार्य करता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। भाई स्वाद आता तो हम लोग नाइट्रोजन को स्वाद से ही आदमी जकड़ जाता। ऑक्सीजन या प्राणवायु वायुमंडल में लगभग 21% है। यह गैस रंगहीन तथा गंधहीन होती है। क्लोरीन पीले हरे पीले रंग की तीव्र गंध युक्त गैस है। इसमें तीव्र गंध होता है क्लोरीन में। क्लोरीन की खोज कार्ल विल्हेम सीले। क्लोरीन अति सक्रिय रासायनिक तत्व है। तो क्लोरीन की खोज जो है सीले भाई की हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कमरे के तापक्रम पर
कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, बताइए। तो अधातु जो है ब्रोमीन है। एक पारा का भी नाम आता है, लेकिन पारा क्या है, धातु है। ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, लेकिन ये धातु है। आपसे पूछा है कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु तत्व है जो आवर्त सारणी में सप्तम समान ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अत्यंत सक्रिय तत्व है, इस कारण से यह मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता। सक्रिय होता है, अब वायुमंडल में आए तो ऑक्सीजन से क्रिया करने लगेगा, इस कारण से यह मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है, क्या रहता है, बताइए। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है, तो ब्यूटेन रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। एलपीजी हाइड्रोकार्बन्स का एक ज्वलनशील मिश्रण है। एलपीजी हाइड्रोकार्बन्स का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसमें लगभग 60% ब्यूटेन, 40% प्रोपेन। प्रश्न में खाना पकाने में गैस की 90% से अधिक हिस्सा पूछा गया जो त्रुटिपूर्ण है। तो 60% ब्यूटेन हो गया और 40% प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन प्रोपेन 60-40 बीपी। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है 60 और 40% के रेशियो में रहता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लाफिंग गैस क्या है? इसको अगर आपको सुंघा दिया है तो आप हंसने लगेंगे, बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का एक यौगिक है। इसे थोड़ी सी मात्रा में सूंघने पर एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है और मनुष्य हंसने लगता है। पहले इसका प्रयोग दंत चिकित्सा में हल्के निश्चेतक के रूप में भी किया जाता था पहले। अब नए नए पदार्थ आ रहे हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा होगा। तो पहले इसका प्रयोग दंत चिकित्सा में हल्के निश्चेतक के रूप में भी किया जाता था। निश्चेतक का मतलब कि आपको थोड़ा सा बेहोश करके, ताकि आपको दर्द का एहसास ना हो, दंत चिकित्सक करते थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हास्य गैस क्या है? अभी हम लोग देखें कि हास्य गैस क्या है। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? N2O, बताइए। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? तो नाइट्रोजन का एक यौगिक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? इथेनॉल, बताइए। तो इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है 30, इसमें mg पर kg, मिली जूल पर kg हो गया। mg का मतलब मिली जूल पर kg। तो इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है 30 हो गया। और जिसका जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है उतना अच्छा ईंधन माना जाता है। आजकल आप सुनते रहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 30 मिली जूल पर किग्रा होती है। एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है, बताइए। एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है?
एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल को, ये दोनों अगर एक दूसरे में मिश्रण हो, इन दोनों का मिश्रण हो, घुले हों, तो उनको कैसे अलग करेंगे? तो आंशिक आसवन विधि से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये देख रहे हैं क्वथनांक दिया है अलग अलग 56 और 64। तो एसीटोन जो है, जो 56 डिग्री सेंटीग्रेड होना शुरू होगा तो ये वाष्पीकृत होने लगेगा, और ये जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो बचेगा क्या? मिथाइल एल्कोहल। तो इसीलिए अतः इन्हें आंशिक आसवन के माध्यम से पृथक किया जाता है। जैसे पूर्ण आसवन तब होता है जब, जैसे मान ली कि कितना भी ताप बढ़ाइए आपको एक ही पदार्थ मिलेगा, तब ठीक है। जैसे ये जब इकट्ठा हो जाएगा और अगर आप उसको फिर गर्म करते रहेंगे तो 64 डिग्री तक पहुंचने के बाद ये भी आपको उसी पात्र में जाने लगेगा, मिल जाएगा फिर। तो इसीलिए आंशिक आसवन का प्रयोग किया जाता है इसमें। एसीटोन का क्वथनांक कम है और मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल का ज़्यादा है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, बताइए किस गैस का प्रयोग करके आपको आम पका करके आम और केला बाजार में खिलाया जाता है, बताइए। ये जो है एसिटिलीन है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एसिटिलीन गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किया जाता है। चलिए और आगे चलेंगे। डिनेचर्ड एल्कोहल क्या है? इन दोनों को किसी दोनों के मिश्रण को डिनेचर्ड एल्कोहल या विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं, बताइए। डिनेचर्ड एल्कोहल क्या है? डिनेचर्ड एल्कोहल में क्या क्या आता है, बताइए। एथेनॉल और मिथेनॉल के ब्लेंडिंग होता है। इन दोनों को मिला देंगे तो उस मिश्रण को क्या कहेंगे? डिनेचर्ड एल्कोहल कहेंगे। डिनेचर्ड। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एथेनॉल और मेथेनॉल। ME। चलिए आगे चलते हैं। जब एथेनॉल का सेवन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो वह चयापचय क्रिया की दर को धीमी कर देता है, ये उपापचय होगा, तथा साथ ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। इसका सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसी कारण एथेनॉल में विषाक्त पदार्थ मेथेनॉल मिला दिया जाता है, जिसे डिनेचर्ड एल्कोहल कहते हैं। मेथेनॉल मिलाने का मुख्य उद्देश्य इसको सेवन हेतु अयोग्य बनाना है। मेथेनॉल मिलाने का मुख्य उद्देश्य इसको सेवन हेतु अयोग्य बनाना है। तो एथेनॉल और मेथेनॉल के मिश्रण को एथेनॉल और मेथेनॉल ME के मिश्रण को क्या कहते हैं? डिनेचर्ड एल्कोहल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो CnH2n+2 ये जो फार्मूला होता है एल्केन का होता है। देखिए फिट बैठ रहा है। अगर C के जब पर 2 रखा जाए तो यहाँ पर 2 2 गुणे 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। यह एल्केन प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इथेन अल्केन हाइड्रोकार्बन है। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जहाँ n का मान 1, 2, 3 हो सकता है। CnH2n+2। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना है? ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये होता है 118.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें देख रहे हैं कि 0.8 दिया हुआ है जो त्रुटिपूर्ण है अगर तो, लेकिन इसको टिक किया जा सकता है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो 118.6। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप 118 डिग्री 118.6 डिग्री होता है। अतः उत्तर के रूप में किसी भी विकल्प को चयन नहीं किया जा सकते। वही कह रहा है कि UP SSC जो है 18.8 को माना है, तो कोई गलत नहीं माना है। 18.8 जो है और 18.6 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ऑक्सीजन का क्रांतिक तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑक्सीजन की खोज की थी, बताइए ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले साहब किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में की थी। हालांकि विल्हेम सीले द्वारा की, किंतु इन्होंने अपने निष्कर्षों को प्रिस्टले के बाद प्रकाशित किया था। तो इसी कारण जोसेफ प्रिस्टले को इस खोज का श्रेय जाता है। ये कह रहे हैं कि विल्हेम सीले जो है इनसे पहले 1772 में कर चुके थे, लेकिन अपना ये प्रकाशित नहीं किए, निष्कर्षों को प्रकाशित नहीं किए, और बाद में जोसेफ प्रिस्टले साहब इसको प्रकाशित कर दिए 1774 में। तो इसीलिए जोसेफ प्रिस्टले को ही माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? आग पकड़ने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो आग नहीं पकड़ेगी। इसीलिए देखते हैं कि आग बुझाने वाले में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन की प्रकृति उदासीन है, यह स्वयं नहीं जलती परंतु दहन में सहायक व आवश्यक होती है। ऑक्सीजन की प्रकृति उदासीन है, यह स्वयं नहीं जलती परंतु दहन में सहायक व आवश्यक होती है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? बताइए कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? फटाफट बताइए। तो इसमें जो है हवा में ऑक्सीजन जो है अगर 15% से कम हो जाए, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर अग्नि जो है ज्वलनशील नहीं हो पाती है। हमारे जो गैस LPG जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं वो इसीलिए जलता है क्योंकि हवा में ऑक्सीजन जो कितने % होती है? 21% होती है। तो 15% से ज़्यादा है, इसीलिए तो हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर जो है अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वायु में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन अग्नि ज्वलनशील होने के लिए 15 से 16% ऑक्सीजन ही पर्याप्त है। अतः स्पष्ट है कि हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी ध्रुवीय यौगिक नहीं है? कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है बताइए।
तो इसमें जो हो गया CCl4, इसमें जो है कार्बन के चारों जो है आउटर शेल भर जाते हैं। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो CCl4। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ध्रुवीय नहीं है। किसी आबंध का 100% आयनित या सहयोगी सहसंयोजी होना एक आदर्श स्थिति है, परंतु वास्तव में कोई भी आबंध एक यौगिक पूर्ण नहीं है। चलिए तो इसको देख लीजिएगा, इतना डिटेल में दिया हुआ है और सबको बता रहा है कि क्यों ध्रुवित हैं। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताइए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसमें जो सबसे हल्की हो जाएगी हीलियम हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त विकल्पों में सबसे हल्की गैस हीलियम है, जबकि सभी गैसों में सबसे हल्की हाइड्रोजन है। तो जो दिया हुआ उसमें जो हीलियम था, लेकिन सबसे अगर हल्की की बात किया जाएगा, आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। इसी कारण से देखते हैं कि इसको वायुयान के टायरों में और इन सब में भरा जाता है। जब बेरियम क्लोराइड को पतले सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? बेरियम क्लोराइड को पतले सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? बताइए। तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मिल करके बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखता है? सफ़ेद अवक्षेप बनता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलता है तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है? बताइए। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र है H2S। यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसकी गैस सड़े हुए अंडे के जैसे होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? बताइए। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी अथवा बुझे हुए चूने को दूधिया बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी अथवा बुझे हुए चूने को दूधिया बनाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देती है। ये हो गया बुझा हुआ चूना, CaOH का ट्वाइस। और इस बुझे हुए चूने को जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराया जाता है तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कैल्शियम का कार्बन डाइऑक्साइड से कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए खाद्य संरक्षण, पोषक और औषधि वाले टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न जितने पूछे गए हैं उतने ही पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। पानी को शुद्ध करने के लिए, तो पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में क्लोरीन की गोली, क्लोरीन का पाउडर मिलाया जाता है, तो यही ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लोरीनीकरण। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यूपी SSSC द्वारा लोअर की जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्लोरीनीकरण एक रोगाणुनाशी क्रिया है। इसके उत्पादों को सरल, सुगम और उपलब्धतम, सस्ते, प्रभावी होने के कारण बड़े पैमाने तथा घरेलू स्तर पर पानी के रोगाणुओं को नष्ट करने का यह एक अच्छा तरीका है। प्रायः प्रयोग में लाए जाने वाले क्लोरीन उत्पादन के निम्न प्रकार हैं: ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन की गोली, सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो ये सब क्लोरीन से बने हुए हैं, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन की गोली और सोडियम हाइपोक्लोराइट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, बताइए। भोजन में रसायन जो है किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो खाद्य का संरक्षण करने के लिए रसायन। जैसे आप देखते हैं कि अचार में आप सिरके का प्रयोग क्यों करते हैं। सिरका जो है, सिरका और नमक ये खाद्य संरक्षण प्रदान करते हैं, खासतौर से नमक। तो भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो संरक्षण के लिए मिलाया जाता है। भोजन में रसायन संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, किस कारण से पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, बताइए। तो गंदे पानी का सही से निपटान न करना। जो गंदे पानी होते हैं वो क्या होते हैं, वही ज़मीन के अंदर रिस करके जाते हैं, इसीलिए पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। आप देख रहे हैं कि कई जगह आर्सेनिक की समस्या आ रही है, तो इसी कारण से होता है। जैसे आप देखिए, आपके मान लीजिए घर है और यहाँ पर अगर गढ़ही जिसको कहते हैं, जिसमें आपका घर का सब गंदा पानी और चारों तरफ से गांव का आ रहा है पानी, और आपका हैंडपंप यहाँ पर लगा हुआ घर में, तो ये जो है यहाँ से जो पानी आएगा इसको ये खींचने लगता है रिस करके। तो ये गंदा पानी, तो यही कह रहा है कि गंदे पानी का सही से निपटान न करने के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गंदे पानी का सही निपटान न होने के कारण जल निकाय जैसे नदी, तालाब, ताल आदि का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। इस जल प्रदूषण के कारण भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषित पानी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रोग उत्पादक कारकों द्वारा मानव में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। प्रदूषित भूजल के सेवन से भी मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। आप ये जो टैंक हैं, जैसे मान लीजिए कि जहाँ से पानी फिल्टर करके आपको सप्लाई किया जाता है और टैंक के माध्यम से किया जाता है, तो वही कह रहा है कि जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किया जाता है, बताइए। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज। रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के आधार पर ही आपके घर का जो आरओ फिल्टर जो होता है काम करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के आधार पर ही आपके घर का आरओ फिल्टर काम करता है।
रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेयजल में पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स टीडीएस की अत्यधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, अतः जल प्रक्रमण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इनकी अतिरिक्त मात्रा को हटाकर सामान्य स्तर पर लाया जाता है। इसके लिए सामान्यतः प्रायः रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उसमें जो सॉलिड घुले रहते हैं एक स्तर से ज़्यादा मात्रा में, उनको रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज विधि से अलग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खाने का सोडा है, देखिए अंग्रेजी में बेक मीन्स क्या होता है, बेक मीन्स सेकना होता है, रोटी सेकना। तो उसी तरह से बेकिंग सोडा बेकरी, खाने का सोडा जो है तो बेकिंग सोडा, तो इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार धावन सोडा और बेकिंग सोडा में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बेकिंग मैंने वही जो खाने वाला सोडा है उसको कहते हैं, और इसका जो फार्मूला है इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है, और फार्मूला क्या होता है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? अभी हम लोग देखें NaHCO3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रेट होता है, कैल्शियम साइनामाइड में भी नाइट्रेट होता है, और यूरिया में तो नाइट्रेट होता ही है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, इसमें जो होता है नाइट्रोजन नहीं होता है। तो याद रखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड और यूरिया, इनमें जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि सुपर फास्फेट ऑफ लाइम में यूरिया नहीं, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम में नाइट्रोजन नहीं होती है, जबकि अमोनिया, इसमें देखिए नाइट्रोजन है, कैल्शियम साइनामाइड, इसमें भी नाइट्रोजन है, तथा यूरिया में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, अतः वे सभी नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। तो यूरिया का फार्मूला क्या हो गया CH4N2O, अर्थात मेथेन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड वाला फार्मूला मिला देंगे तो आपको यूरिया का सूत्र मिल जाएगा CH4N2O। खाद्यान्नों के संरक्षित निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें जो है पोटेशियम सोडियम बेंजोएट हो गया, इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो नमक हो गया, इसका भी प्रयोग किया जाता है, और विनेगार का भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका स्टार करके आंसर दिया है बुक में। खाद्यान्नों के संरक्षण निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड और विनेगार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक फार्मूला, जबकि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक, इन दोनों का, बेंजोएट और क्लोराइड का, दोनों का व्यापक रूप से खाद्यान्न संरक्षण में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त विनेगार
भी खाद्यान्न संरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड और विनेगार, इन तीनों का जो खाद्यान्न संरक्षण में प्रयोग होता है, और ये तीनों ऑप्शन में दिए होते। अगर चर्चित है तो सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है? बताइए। पीने के पानी का शोधन करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ये क्लोरीन है, जो अभी इससे पहले देखे थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन में प्रयोग करने में किया जाता है। इसकी खोज सीले ने की थी, क्लोरीन की खोज। संयुक्त अवस्था में क्लोरीन खनिज लवणों, समुद्री लवणों तथा साधारण लवणों में पाई जाती है। संयुक्त खनिज लवणों, समुद्री लवणों और साधारण लवणों में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? स्विमिंग पूल में कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो ये क्लोरीन है। ये चाहे पीने वाला पानी हो, स्विमिंग पूल हो, उसको साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु क्लोरीन है। क्लोरीन एक पीले और हल्के रंग की प्राकृतिक गैस है। यह दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण औषधि घटक है। पानी के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। पानी के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। तो दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन जो हो गया क्लोरोपाइरीफस। क्लोरोपाइरीफस हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लोरोपाइरीफस, इसको याद रख लीजिए, अच्छा प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन क्लोरोपाइरीफस है। क्लोरोपाइरीफस एक क्रिस्टलीय कार्बन फास्फेट कीटनाशी है। खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफस को 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किग्रा बालू में मिलाकर उचित नमी पर शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। शाम के समय छिड़काव करना चाहिए, और दिन में करेंगे तो हो सके ये वाष्पीकृत हो जाए, उसीलिए कहा जा रहा है कि क्लोरोपाइरीफस 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किग्रा बालू में मिलाकर उचित नमी पर शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर करें। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका जो है ये वाइलियम है। वाइलियम का प्रयोग जो है प्रशांतक के रूप में, अर्थात आपको जो आप परेशानी होगी मानव मस्तिष्क तनाव और अवसाद को दूर करने के लिए। आप देखते हैं कि कई बार आपको बुखार या कोई तेज चीज़ें हो जाती हैं ज़्यादा, तो आपको डॉक्टर जो सोने की दवा दे देता है, इसलिए कि ताकि आपको शरीर को रेस्ट मिले। तो उसीलिए देखिए निम्नलिखित में किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये वाइलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मानव मस्तिष्क मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है, प्रशांतक कहलाते हैं। मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है, प्रशांतक कहलाते हैं। दिए गए विकल्प में वाइलियम
का प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैलियम, वैलियम का प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये अपमार्जक वाला टॉपिक है, इसका आंसर करिए फटाफट। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संश्लिष्ट अपमार्जक जो है डिटर्जेंट का प्रयोग किस लिए करते हैं? कपड़ा उपड़ा धोने में प्रयोग किया जाता है। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंथेटिक डिटर्जेंट मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जिनके आयन अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह जल में अवक्षेपित नहीं होते तथा कपड़े को साफ करते हैं। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसी कारण ये कठोर जल हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह जल में अवक्षेपित नहीं होते तथा कपड़े को साफ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। याद रखिए कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट बताइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। यह सफ़ेद रंग का जल में अविलेय एक ठोस है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट अभी हम लोग देखे थे, सफ़ेद रंग का अवक्षेप को चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पृथ्वी पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट आदि खनिजों के रूप में प्राप्य है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है पृथ्वी पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट आदि खनिजों के रूप में प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? धावन सोडा अर्थात धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, किसका साधारण नाम है बताइए। तो बाई तो होता है खाने वाला, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है। इसका धावन सोडा का रासायनिक नाम जो सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग या धावन सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में भी किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक रासायनिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। NaHCO3 NaHCO3। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है? वॉशिंग सोडा वही धावन सोडा। तो धावन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3 होता है।
वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं करते हैं, बताइए। कौन से उद्योग में वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं करते हैं? तो शीशे के उद्योग में किया जाता है, बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है, पानी के अस्थायी खारेपन या कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं किया जाता है। और जो नहीं किया जाएगा वही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए होम्योपैथी परीक्षा 2018 में पूछा गया था UPSSC द्वारा। तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? शीशे के उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, पानी की कठोरता दूर करने में, अस्थायी कठोरता। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम उद्योग के उत्पादन में, घरों में साफ सफाई हेतु जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता वो क्या कहते हैं, बताइए। जल को पूछा जा रहा है। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? तो वही खारा जल कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खारा जल हार्ड वाटर, जिसे कठोर जल भी कहते हैं, साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बना पाता क्योंकि खारे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं जिनके कारण झाग बनने में बाधा उत्पन्न होती है। इन लवणों में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के उच्च वसीय अम्लों से क्रिया करके जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं और झाग नहीं बनने देते और झाग नहीं बन पाता है। तो कठोर जल में क्या पाया, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए रसायन विज्ञान विविध वाला टॉपिक है। इसमें क्या कह रहा है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्राकृतिक रबर हो गया, तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यहाँ पर देखिए कृत्रिम हो गया, बहुलक नहीं है और लोचदार नहीं, ये सब कट गया। तो रबड़ एक बहुलक है। जैसे पॉलीथीन जो आप देखते हैं, पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। बहुलक का मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिल करके बना, बहुत सारी चीज़ें का मतलब कि जैसे मान लें कि ईंटों से मिल करके दीवार बनती है, मकान बनती है, उसी प्रकार से तो बहुत सारे ईंटें मिलते हैं तो दीवार जो है ईंटों का बहुलक है। दीवार जो है ईंटों का बहुलक है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक रबड़ प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार प्रत्यास्थता गुण पाए जाते हैं। इसे प्रत्यास्थता बहुलक भी कहा जाता है। इसका उत्पादन रबर पौधे जैसे लेटेक्स से किया जाता है जो कि रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है। जो कि रबर का जल में लेटेक्स जो है, लेटेक्स के बारे में कह रहा है, जो कि रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है। यह लेटेक्स रबर के वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है।
जो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अमेरिका आदि देशों में पाए जाते हैं। रबड़ के वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? जलीय निकाय में अर्थात जल में प्रदूषण किसके कारण से नहीं होता है, बताइए। तो भारी धातु मिल जाएंगी तो होगा ही। कीटनाशक भी जब जल में मिलेगा तो मनुष्य के लिए हानिकारक है। माइक्रोप्लास्टिक्स ये भी जो है क्या होते हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। ओजोन जो है आपके पीने वाले जल को प्रदूषित नहीं करती है। जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन जल प्रदूषण का कारक नहीं है। यह जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर से रक्षा करती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनसे आपकी रक्षा करता है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? अम्ल और क्षारीय का पैमाना जो है 0 से लेकर 14 तक होता है और ये मध्य में जो होता है 7 पर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल। तो क्षारीय विलयन किधर होगा बताइए। क्षारीय विलयन जो है जो 7 से ऊपर होगा, तो 7 से ऊपर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इधर अम्लीय होता है, 7 से नीचे वाले को अम्लीय कहते हैं और इधर क्षारीय हो गया। तो देख रहे हैं कि 10 जो है क्षारीय होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी विलयन में पीएच मान 7 उदासीन होता है। जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय विलयन, जबकि विलयन 7 से कम होने पर वह अम्लीय विलयन होता है। ठीक है ना। तो वही जो पीएच स्केल जो है 0 से 14 तक होता है। ये 7 जो है मध्य होते, जो हम लोग जो पानी पीते हैं वो न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, बल्कि थोड़ा सा अम्लीय की तरफ झुका होता है। चलिए आगे चलते हैं। मिथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच किस मान सीमा तक अपना रंग बदलता है? तो ये जो है पीएच मान आप देखे हैं कि पूछा जाता है कि इसको मिला, नीले लिटमस लाल लिटमस को इसमें मिलाने पर ये सब जो पूछता है। तो मिथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच की किस मान सीमा पर अपना रंग बदलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है पीएच के 3.1 से 3.4 तक अपना रंग बदलता है, अर्थात ये अम्लीय होता है। इधर है 7 और 0 14, आप देख लीजिएगा। एसिडिक एसिड होता है और ये बेस होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 3.1 से 4.4 तक ये अपना रंग बदलता है। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक 3.1 पीएच मान पर लाल रंग तथा 4.4 पीएच मान पर पीला रंग प्रदर्शित करता है। ये पूछता है आपसे। यह अम्लीय माध्यम में लाल तथा क्षारीय माध्यम में पीला रंग दर्शाता है। यह एक संश्लेषित सूचक है। तो अम्ल और क्षार, इससे भी आप जिसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसे लिटमस पेपर से होता है। तो मिथाइल ऑरेंज संकेतक जो होता है, मिथाइल, ये भी, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो अम्लीय माध्यम में लाल होता है, लाल, और क्षारीय में पीला, लाल पीला। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? आपको जो पानी का पेयजल होता है उसका पीएच मान कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो हम लोग देखे थे कि पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक होता है और ये 7 हो गया। तो आपका जो है पेयजल जो होता है इसी के आसपास रहता है। मैंने ये तो भाई एकदम आइडियल होगा कि 7 हो, न्यूट्रल हो, लेकिन जानते हैं अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। तो ये जो हो जाता है 6.5 से 8.5 तक आपको जो है पीने वाला। तो अम्लीय क्षारीय दोनों की तरफ झुका हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सार्वजनिक आपूर्ति के लिए उपयोगी पानी का पीएच मान 6.5 से 8.5 होना चाहिए, क्योंकि 6.5 से नीचे जाते यह एक मजबूत अम्ल में बदल जाता है, जबकि 8.5 के बाद यह पानी क्षारीय में बदल जाता है, जो बहुत घातक है। अम्लीय और क्षारीय दोनों घातक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो सबसे अधिक अच्छा कोयला कौन होता है? जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वही होगा। तो ये होता है दोस्तों एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन। प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक कार्बन प्रतिशतता एंथ्रेसाइट 87% पाती है, कोयले की उच्चतम रैंक है। तो ये जो है हर जगह उपलब्ध भी नहीं होता है एंथ्रेसाइट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी वुड पल्प से किया जाता है? काठ की लुगदी से बताइए दोस्तों। तो काठ की लुगदी से किसका निर्माण किया जाता है? तो काठ की लुगदी से रेयान बनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। काठ की लुगदी से रेयान का निर्माण किया जाता है। रेयान एक मानव निर्मित फाइबर है जिसे रासायनिक विधि द्वारा सेलुलोज से तैयार किया जाता है। रेयान बनाने के लिए आवश्यक सेलुलोज को काठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। रेयान एक मानव निर्मित फाइबर है। तो ये काठ की लुगदी से बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सिंथेटिक फाइबर के बताइए कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए जो सिंथेटिक है या अप्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक फाइबर से सस्ता होता है, ये बात सही है। प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता है, ये भी सही है। और प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ है। बताइए जो चीज़ आजकल नए नए निर्माण हो रहे हैं कम कैसे होगा? तो ये जो है यही गलत है और यही आपका उत्तर होगा। धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान है, ठीक है ना। सिंथेटिक फाइबर धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान है, ये भी सही है। तो सिंथेटिक फाइबर जो है सस्ता होता है, सशक्त होता है और आसान होता है, ठीक है ना, धोने और व्यवस्थित रखने में। लेकिन कम टिकाऊ तो नहीं होगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा। पौधों और जानवरों से प्राप्त फाइबर प्राकृतिक फाइबर है। मानव द्वारा निर्मित फाइबर सिंथेटिक फाइबर है, जैसे रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। सिंथेटिक फाइबर अधिकांश प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ होता है। सिंथेटिक फाइबर जो है अधिकांश प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ होता है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और सिंथेटिक फाइबर है कौन कौन से, इसको याद कर लीजिए, पूछेगा आपसे। रेयान, नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये पूछेगा अभी आपसे, विकल्प में देके पूछेगा। देखिए रेयान, नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है ये सिंथेटिक फाइबर हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइए। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन या इसका हिंदी होता है विसरण कहते हैं। द्रव्य की गैस अवस्था में डिफ्यूजन क्रिया अत्यधिक तीव्र गति के साथ होती है। गैस जो होती है एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी से मिलती है, जबकि ठोस में अत्यंत धीमी गति के साथ संचालित होती है। ये तो आप जानते ही हैं। गैस जो है अपने आप में एक बहुत अच्छे से मिल जाती है। डिफ्यूजन जिसको हिंदी में कहते हैं विसरण, ये गैसों में होता है। होता तो सभी में है लेकिन गैसों में तेजी से होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक कमजोर एसिड एक सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है। एक कमजोर एसिड और सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है। एसिड और बेस, वो भी कमजोर और मजबूत, और अम्ल और क्षार मिल करके जब बनाएंगे नमक तो उसका पीएच कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सशक्त कौन है यहाँ पर, देख रहे हैं, बेस है, क्षार है। तो ये पीएच स्केल पर 0 से जब 14 वाला खींचते हैं तो हमेशा मजबूत आदमी अपने तरफ आपको खींचता है। तो जब देख रहे हैं कि बेस जो क्षार जो है मजबूत है तो ये क्षार की तरफ आपको ले जाएगा, और इसमें से देख रहे हैं कि ये तीनों जो ऑप्शन जो है क्षार नहीं है, ये क्षार है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक कमजोर एसिड और सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच 7 से अधिक होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में नमक का पीएच 10 हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है। एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है, बताइए। कीमती तो हीरा जानते हैं, कीमती है ये है, और एक तत्व से बना है। हीरा में जो है यौगिक और मिश्रण कहाँ पर आते हैं, जो जहाँ पर कई चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर यौगिक और मिश्रण का कंसेप्ट आता है, लेकिन जो एक ही तत्व से बना है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। तो हीरा जो है एक तत्व से बना, वो भी कार्बन से। कार्बन का अपरूप होता है हीरा। हीरे का जन्म जो कोयले के भीतर ही होता है, इसीलिए कहता है कि कोयले में हीरा पाया जाता है। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप हैं। हीरा बहुत कठोर और अचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट नर्म और विद्युत चालक होती है। हीरा यौगिक नहीं है, जबकि अन्य विकल्प यौगिक हैं। ग्रेफाइट नर्म होती है, हीरा कठोर होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है। कठोर पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम कहाँ दिया हुआ है, किस ऑप्शन में, देख करके बताइए फटाफट। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन।
चलिए आगे चलते हैं। कठोर जल का वर्गीकरण उसमें उपस्थित आयनों मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के आधार पर किया जाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और तो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबाल कर दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि आयनों के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, सिलिकेट एवं फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति, जिसे उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। तो जल में कठोरता जो हो गई दो कारण से हो गई, तो एक जो हो गया टेम्पोरेरी, एक टेम्पोरेरी हो गया और एक परमानेंट हो गया। तो इसमें क्या होता है, दोनों में मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन ही होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के। देखिए क्या कह रहा है, अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है। अस्थायी जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे दूर कर, इसीलिए क्योंकि इसको उबाल देंगे तो दूर हो जाएगी, इसीलिए कह रहा है कि जिसे उबाल कर दूर किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता, ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपको इतना समय लेकर के समझा रहा हूँ। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा एवं एल्युमिनियम इत्यादि आयनों के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सिलिकेट, फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति, जिसे उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए, होता तो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, लेकिन अस्थायी वाला में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती है, इसलिए इसको दूर किया जा सकता है उबाल करके। चलिए आगे चलते हैं। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक जो है नीचे सतह पर बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। इस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। जैसे दोस्तों आप देखते हैं कि जो गंदा पानी होता है, जब आप इसको रख देंगे तो जो मिट्टी और बालू के कण होते हैं वो जो है बैठ जाते हैं, नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं, तो इसी को अवसादन कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो मिश्रण में जल, देखिए क्या कह रहा है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है ना, मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने को की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पानी की घरेलू आपूर्ति आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमति मात्रा कितनी होनी चाहिए। देख रहे हैं कि आर्सेनिक के कारण पानी आजकल बहुत प्रदूषित हो रहा है, तो ये कह रहा है कि कितने मात्रा तक आर्सेनिक जो है माने टॉलरेट है, जिसको मान ली कि काम चल सकता है, अधिकतम अनुमत। तो अधिकतम अनुमत जो है इसमें ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 0.05 ppm पार्ट्स पर मिलियन, 0.05।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पीने की घरेलू आपूर्ति हेतु पानी में आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा 0.05 ppm रखी गई है। 0.05 ppm रखी गई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जानते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जहाँ पर उनको रिवर्स नहीं किया सकते। जैसे दूध से दही जब बन जाती है तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि पानी अगर बर्फ बन जाएगा तो फिर बर्फ पिघल करके पानी बन जाएगा, ये होगा। तो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन है इसमें आपको ये बताना है, बताइए। तो पटाखों का सूखना जलना, पटाखों का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है, ठीक ना। पानी में चीनी का घुलना ये तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर उसको अलग किया जा सकता है। कपड़ा सुखाना, भाई कपड़ा गीला हो गया तो पानी हो गया, फिर उसको गीला कर दें तो गीला हो जाएगा, सूख जाएगा, ये सब होता है। मैग्नीशियम तार का गर्म होना, तो ये जो है इसमें देखिए पटाखों का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है, और सब तो देखा जा रहा था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पटाखों का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया, इसमें विस्फोटक पदार्थ आकृतित होकर अन्य रासायनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, जिससे पुनः विस्फोटक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात इसमें होने वाली प्रक्रिया इर्रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, इर्रिवर्सिबल है, शेष घटना है। भौतिक परिवर्तन इसमें केवल पदार्थ की, ठीक है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। और आगे जो है इसमें बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, 35 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। तो 16 के बाद जो है, और 16 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए दोस्तों, तो अंत में आपको धन्यवाद आप लोगों को। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए आप लोग को एक बार पुनः धन्यवाद।